क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.4 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 25, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो दिस फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। हमसे क्या पूछा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n टर्म तक का सम का रेशियो ये है। चलिए मान लेते हैं कि कोई दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एक होगा a1 एक होगा a2। ये वाला प्रोग्रेशन कुछ इस तरह का होगा, और दूसरा प्रोग्रेशन इस तरह का होगा, हो सकता है ना, एंड सो ऑन। इसके n टर्म तक का सम और इसके n टर्म तक का सम का रेशियो ये है, ठीक है। इसके n टर्म तक का सम और इसके n टर्म तक का सम का रेशियो हमें दिया हुआ है। तो हम चलिए बोल देते इसके n टर्म तक का सम को एस एन डिनोट कर रहा है और इसके n टर्म तक का सम को एस एन डैश डिनोट कर रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, एस एन अपॉन में एस एन डैश, रेशियो का मतलब अपॉन में ही लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3n+8 अपॉन में 7n+15, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, मतलब इसका 12th टर्म का रेशियो और इस एपी का 12th टर्म का मतलब हमें क्या करना है, इस एपी का 12th टर्म और इस एपी का 12th टर्म, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो हम इस वाले एपी का 12th टर्म को हम बोल देते हैं, चलिए हम उसको A12 से डिनोट कर रहे हैं और इसको A12 डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं और इसके बाद इसके फर्स्ट टर्म को A डैश से डिनोट करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दोनों एपी अलग है ना, तो दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है कि इन दोनों का फर्स्ट टर्म और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ऐसा नहीं बोला हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम दोनों को अलग अलग एज्यूम करेंगे, क्योंकि दो एपी है तो अलग अलग हो सकता है ना, सेम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बताया तो नहीं है ना कि सेम है। तो सेम अगर बताया नहीं गया तो हम नहीं मान के चलेंगे कि सेम है, हम मान के चलेंगे कि अलग अलग है, ठीक है। तो इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म ए डैश और कॉमन डिफरेंस डी डैश, ठीक है, ठीक है। तो हमें ना रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, तो A12 अपॉन में A12 डैश का रेशियो निकालना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या निकालना है, इस एपी का 12th टर्म और इस वाले एपी का 12th टर्म का रेशियो निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, आप ए एन का फॉर्मूला लगा लो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ना A+n-1d। अब देखो इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म ए है तो ये हो जाएगा A+n, एन तो आप कंपेयर कर लो, एन तो 12 भी है तो 12-1 और डी, और अपॉन में A12 डैश, मतलब यहाँ पर डैश आ जाएगा सारे में, ए डैश प्लस 12-1 डी डैश, क्योंकि आप देखो इस वाले एपी का फर्स्ट टर्म ए डैश है और कॉमन डिफरेंस डी डैश है। तो आप फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12-1 11, तो ये हो जाएगा A+11d अपॉन में ए डैश प्लस 11 डी डैश, ठीक है। ठीक है, तो हमको बेसिकली यही निकालना है, और ये हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें ये चीज़ जो है ना इसकी मदद से निकालेंगे। तो अब यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a+n-1d, ठीक है। तो एस एन का तो ये रहा फॉर्मूला। अब देख लो बस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है, एन एस आप कंपेयर करें एन ही है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये तो ठीक है ए। तो एस एन किसके सम, मतलब कौन से एपी का एन टर्म तक का सम डिनोट कर रहा है, तो एस एन जो है वो इस एपी का एन टर्म तक का सम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ए तो चल जाएगा, और डी भी डी है तो ये भी चल जाएगा। तो आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो एस एन की जगह n/2 2a+n-1d अपॉन में एस एन डैश। एस एन डैश जो है वो इस वाले एपी का एन टर्म तक का सम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो एन तो एन ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन
लेकिन अब देखो इसका फर्स्ट टर्म है ए डैश, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म होता है ना, तो इसकी जगह ए डैश आएगा, और ये होता है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी डैश, तो यहाँ पे डी डैश सॉरी डी डैश आएगा। हाँ ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 7n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15, तो ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1d अपॉन में 2a डैश प्लस n माइनस 1d डैश विच इज इक्वल टू 7n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस 11d और अपॉन में a प्लस 11d डैश की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, और यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है ना, तो आप पहले ना क्या करो, हम बेसिकली क्या करने वाले हैं आप वो समझ जाओ। अब देखो इन दोनों में क्या है, ए डी अपॉन में ए डैश डी डैश, तो हम ना कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे ना एन के जगह कि ये 11 बना दे, इस पूरे के जगह हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये 11 बना दे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखो यहाँ पर ए का कॉफिशिएंट है 1, यहाँ पे लेकिन 1 नहीं है, कॉफिशिएंट 2 है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, पहले से हम 1 बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे 1, तो हम ऊपर भी 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 बन जाएगा यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ से ऐसा भी समझ सकते हो कि हम यहाँ से 2 को कॉमन कर रहे हैं, जैसा आप ठीक लगेगा आपको समझना। तो अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन करते तो ये बचेगा a प्लस, यहाँ तो 2 था बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं था, तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, n बाई 2d विच इज इक्वल टू 7n प्लस 8 अपॉन में, यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, और अपॉन में फिर यहाँ से भी 2 कॉमन करो तो 2a डैश प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2d डैश विच इज इक्वल टू, मतलब यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7n प्लस 15। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 बाई 2d और अपॉन में a डैश प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2d डैश इक्वल टू 7 प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम n को यहाँ पे क्या रिप्लेस करें कि 11 बन जाए, मतलब हम इस पूरे के जगह ना 11 बनाना चाहते हैं। अगर हम इस पूरे की जगह अगर हम 11 बना देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा ना। आप देख लो, अगर हम इस पूरे की जगह अगर हम 11 बना दें तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और इसी की वैल्यू तो हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कैसे 11 बनाएंगे, n को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये 11 बन जाएगा। ये जो पूरा क्वांटिटी है इसमें हमें इसे बनाना है 11, तो हम क्या है n को सब्स्टिट्यूट करें कि 11 बन जाएगा। तो आप n को 23 रिप्लेस करो तो बन जाएगा ना शायद। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा हम n क्या सब्स्टिट्यूट करना, तो आप देखो इस पूरे के जगह n माइनस 1 अपॉन 2 के जगह आपको 11 चाहिए, तो हमने इस पूरे को 11 के इक्वल टू ले लिया, यहाँ से n निकाल लेंगे ना, ये 2 इधर जाएगा 22 और इस 1 को इधर भेजो तो +1, तो n हो गया 23, n की वैल्यू हो गई 23। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 23 रिप्लेस कर देंगे, तो पुटिंग n इक्वल टू 23। अब देखो हमने इस तरह से ही n को लिया है ना कि इसको पूरे को सॉल्व करके 11 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा a प्लस 11d अपॉन में a डैश प्लस 11d डैश विच इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम 23 रिप्लेस करें, यहाँ पे तो 3 था ना, यानी ये कैसे कर दिया, तो आप देखो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन में 7 इंटू 23 प्लस 15। ठीक है, तो 23 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 69 और प्लस 8, 23 को अगर हम ये हो जाएगा 161 प्लस में 15,
ये हो गया 77 और ये हो जाएगा 176। फाइनली अगर हम सॉल्व करें तो 11 से जाएगा क्या? ये तो चला जाएगा, इसका दिक्कत है। चेक कर लेते हैं ना एक बार हम। 176 को अगर हम 11 से देते हैं तो ये हो जाएगा 6 से, हाँ बिल्कुल, ये चला जाएगा 16 बार में, ये चला जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7/16। तो आप देखो इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, 7/16, तो ये हो गया 7/16। खत्म हो चुका है क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप देख लो एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 26 है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब अब देखो इस वाले केस में ना एक ही एपी है, ऑफ एन एपी, मतलब एक ही एपी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। मतलब एस एम अपॉन में एस एन दे रखा है, एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। मतलब एम टर्म तक का मतलब कोई एक एपी है, उसका एम टर्म तक का सम और एन टर्म तक का सम का रेशियो ये है। मतलब एस एम अपॉन में एस एन है, एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। सो दैट हमें ये दिखाना है द रेशियो ऑफ एम एथ टर्म एंड एन एथ टर्म इज। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ए एम मतलब एम एथ टर्म और एन एथ टर्म का रेशियो कुछ ऐसा होने वाला है 2m-1 और अपॉन में 2n-1। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन में ए एन जो है कुछ ऐसा होने वाला है। आप ध्यान रखना कि जब भी सम की बात होता है तो हम उसको एस से डिनोट करते हैं और वहाँ यहाँ नीचे जो सफिक्स आता है ये बताता है कितने नंबर टर्म तक का सम है, मतलब कितने टर्म तक का सम है। उसी तरह से ये बताता है कौन सा एलिमेंट है, ए एम मतलब mth एलिमेंट, ए एन मतलब nth एलिमेंट। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में आए थे तो मैंने सोचा कि बता देता हूँ। ठीक है, तो करते हैं। तो पहले हमें जो प्रूफ करना है ना उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ना जो हमें निकालना है ना उससे हम थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए कि हमें निकालना क्या, हमें चीज़ों की ज़रूरत क्या है। अब हम जानते हैं कि इसकी मदद होने, अब हमें इसकी यूज आएगी नो डाउट, लेकिन हम इसकी यूज क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा क्लियर तो होना चाहिए ना। इसलिए तो आप पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि एम एथ टर्म अपॉन में एन एथ टर्म ये होना चाहिए, मतलब ए एम अपॉन में ए एन निकालना है आपको। तो ए एम क्या होता है, अब देखो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ए पी सेम है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होने वाला है, वो सेम रहने वाला है। ठीक है, अब आप देखो एम एथ टर्म, तो आप एन की जगह एम रिप्लेस कर दो ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 डी अपॉन में एन एथ टर्म, तो यही हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो मतलब अगर हमें एम एथ और एन एथ टर्म का रेशियो निकालना ना, तो हमको इन दोनों मतलब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये रेशियो हमें दे रखा है, तो हम इसकी मदद से इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखो, आप यहाँ पे लगाओ एस एन का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो m तम तक का सम है ना ये, तो हम यहाँ पे n क्या हो जाएगा, इस वाले केस में n m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m/2 और कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म तो वही रहने वाला है क्योंकि सेम एपी है, तो 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन में n/2 2a प्लस, आप देखो ये n टर्म तक का सम है एस एन, तो एस एन तो यही हो जाएगा, एस एन में तो कोई चेंज ही नहीं आने वाला, n माइनस 1d विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d विच इज इक्वल टू m अपॉन में
n। अब देखो ऑलमोस्ट ये पूरे की वैल्यू आते आते रह गई। कैसे रह गए भैया? अब देखो यहाँ पर 2a है ना, वहाँ पर a है 3, तो इसलिए आते आते रह गई। अभी भी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी तब। तो क्या करेंगे? हम जैसे करते आते वैसे ही कर देते हैं। अब देखो ए, यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है ना, तो आप यहाँ पे भी ए का कॉफिशिएंट 1 बना लो। 2 से डिवाइड कर लो, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दो और नीचे भी। तो इसको जब ऊपर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो हट जाएगा, तो ए, इसको 2 से करेंगे तो m-1 2d अपॉन में a प्लस, ये तो 2 निकल लिया, ये बचा n-1 अपॉन में 2d विच इज इक्वल टू m अपॉन में n। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ना कि m-1 अपॉन 2 के जगह m-1 अपॉन 2 के जगह m-1 आ जाए। अगर m-1, अब देखो इस पूरे के जगह अगर m-1 आ जाता, हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा सोचो कि m को क्या रिप्लेस करोगे कि m-1 आ जाए। सोचो। और उसी तरह से यहाँ पे भी आप सोचो कि n-1 की जगह क्या रिप्लेस करोगे कि n-1 अपॉन 2 के जगह क्या रिप्लेस करोगे कि n-1 आ जाए। तो हम क्या चाहते हैं कि m-1 अपॉन 2 के जगह m-1 आ जाए। तो आप देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये m हो जाएगा m-1 विच इज इक्वल टू 2m-1, सॉरी 2m-2, इस 1 को इधर लेके जाओगे तो m इक्वल टू 2m-1 हो गया। तो आप m को ना 2m-1 रिप्लेस कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है भैया, ये तो m और m हट जाएगा, कैसे हम पता करेंगे? तो आप कुछ मत करो ना, आप थोड़ा सा ये कर सकते हो ना, असल में हम डिफरेंस भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं ना, क्योंकि m तो एक ही होगा ना। अब एक AP अगर एक ही है तो MH टर्न भी एक होगा ना। वो सोचते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ी देर के लिए आप m डैश कर लो, और इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे m डैश आपका कुछ और नहीं बल्कि m ही है। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे m डैश आएगा, वापस से m रखना, 2m-1 आ जाएगा। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि इन दोनों को इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो और सॉल्व कर लो। ये भी कर सकते हो आप, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको वो भी बता दूंगा, फिलहाल आप हम ये वाला समझते हैं। तो अब देखो m के जगह, या फिर आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, आप m के जगह 2m-1 रिप्लेस करोगे ना, m के जगह आप 2m-1 रिप्लेस करोगे, देखना m-1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस m-1d अपॉन में a प्लस n-1d। m के जगह हमने रिप्लेस किया था 2m-1, तो 2m-1,
और n की जगह रिप्लेस करेंगे 2n-1, तो 2n-1, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ गई 2m-1 अपॉन में 2n-1। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि मुझे लगा कि आपको हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए आप दूसरा मेथड देखो, मेथड 2। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो, तो ये हो जाएगा n 2am-1d विच इज इक्वल टू m 2a प्लस n-1d। तो ये हो गया 2an प्लस nm-1d विच इज इक्वल टू 2am प्लस में mn माइनस में md। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या किया हमने ना इस n को अंदर मल्टीप्लाई करा, तो ये n इसके साथ जाएगा तो 2an आ गया, इसके साथ ना हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो n इंटू एम nm माइनस में n। इसी तरह से हमने m के साथ करा कि 2a के साथ आ गया m 2am, और फिर इस m को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा तो mn माइनस में m। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इधर ले आओ, उसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2an माइनस में 2am विच इज इक्वल टू nm माइनस m d माइनस nm माइनस nd। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से आप 2a कॉमन करो, n माइनस m हो जाएगा, इन दोनों में d को कॉमन करो, n माइनस m माइनस m, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस nm प्लस में n, और ये हो गया d, तो इससे ये कैंसिल, ये हो गया 2an माइनस m विच इज इक्वल टू ये भी हो गया n माइनस m d, तो कैंसिल करोगे तो फाइनली यहाँ से क्या हो गया, d इक्वल टू 2a आ गया। तो d की वैल्यू 2a यहाँ पे रखो, d की वैल्यू 2a। अब देखो d की जगह 2a रखना, ये हो जाएगा a प्लस m-1 2a अपॉन में a प्लस n-1 इंटू में 2a, a तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2m-2 अपॉन में 1 प्लस 2n-2, तो सॉल्व करो, देखो 2m 1 - 2 -1 और अपॉन में वही सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इस चीज़ को। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27 है, इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एन एपी। मतलब अगर कोई हमारे पास एपी है, कोई एपी है, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 2n+1 टर्म्स है। ठीक है, देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म एंड द सम ऑफ इवन टर्म इज दिस। मतलब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि सम ऑफ ऑड टर्म्स और अपॉन में सम ऑफ इवन टर्म, मतलब ऑड टर्म का सम और इवन टर्म का सम का रेशियो ये है n+1 अपॉन में n। ठीक है, हमें ये दिखाना। तो ठीक है, सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या हो जाएगा, कौन से ऑड टर्म्स होते हैं, तो a1 ऑड होता है, 1 ऑड होता है ना, तो a1 हो जाएगा प्लस a3 सेकेंड। अब देखो a2 तो इवन होगा ना, क्योंकि सेकेंड टर्म है तो इवन होगा, प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म कौन सा होगा, अब ये बताओ। लास्ट टर्म है इस पूरे एपी में कितने टर्म्स है, 2n+1 टर्म्स है। तो आप देखो 1 इवन होता है, सॉरी ऑड होता है, इसके बाजू वाला दैट इज 2 इवन होता है, फिर इसके बाजू वाला 3 जो कि होता है ऑड। मतलब अल्टरनेटिव चलता है, ऑड इवन ऑड, ये कुछ इस तरह से चलते हैं। ठीक है,
फिर आप इसके नेक्स्ट वाले देखोगे 4, तो ये होता है हमारे पास इवन। फिर इसके बाद 5 देखोगे, ये होता है ऑड। अब देख लो अल्टरनेटिव ही चलता है ना, ये तो बेसिक सी बात है, ऑब्वियस वाली बात है। तो उसी तरह से 2n+1 या तो ऑड होने वाला है या तो इवन होगा। अगर ऑड हुआ तो इसके इस साइड वाला, इसके बाजू वाला दैट इज 2n, इसके पीछे इससे एक आगे क्या होगा, 2n होगा, 2n होगा। तो 2n+1 ना, ये तो हमें पता है ये ऑड होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता चले कि ये ऑड है कि इवन है, तो आप क्या करो, कोई भी नेचुरल नंबर रिप्लेस कर दो इसमें, कोई सा भी जो मन आए, 1 आए, मन आए 2 आए, 3 आए, जो मन आए, n की जगह रिप्लेस करो। अगर आंसर में इवन आया तो ये इवन होगा, अगर आंसर में ऑड आया तो ऑड हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेक करता है फिर से सुनो। हमें ये चेक करना है ना कि ये 2n+1 ऑड है कि इवन। हम पता है कि बहुत कोई को पता होगा कि ये ऑड है वाला, ऑड होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता चले वो क्या करेंगे, तो उन्हें कुछ भी नहीं करना है। उनके लिए भी सिंपल सा, आप क्या करो, n की जगह ना कुछ भी ऐसा याद रख लो कि इस n की जगह आप कुछ भी रिप्लेस कर लो, 1 2 3, याद रहे n जो होता है वो नेचुरल नंबर ही होता है। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि n को आप 1/2 रिप्लेस मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा। आपको n को नेचुरल नंबर रिप्लेस करना, कोई सा भी नेचुरल नंबर रिप्लेस कर लो। अगर आंसर में ऑड आता है तो ऑड हो जाएगा, अगर इवन आता है तो इवन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हम n की जगह 2 रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1, तो 2 × 2 4, 4 + 1 5। अब देखो 2 रिप्लेस करा, क्या आया, ऑड आया, तो ये ऑड होगा। ठीक है, ये ऑड हो जाएगा, इवन नहीं होने वाला। अब भैया बोलो आपने तो 2 रिप्लेस किया था ना, ऑड इवन रिप्लेस किया था इसलिए ऑड आ गया, कोई बात नहीं, अब इस बार हम ऑड ही रिप्लेस कर देते हैं। तो अब देखो 2 × 3 + 1, 6 + 1 7, फिर से ऑड आया, फिर से ऑड आया। ठीक है, तो मतलब ये ऑड है। तो यहाँ पर ये कौन सा टर्म्स तक का, मतलब ये कौन सा टर्म्स का सम कर रहे थे, ऑड का ना, तो इसलिए a2n+1 यहाँ पे लास्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये लास्ट टर्म ही है AP का, इसके बाद तो कोई टर्म्स है बच्चा ही नहीं है। तो अगर इसमें आ गया तो मतलब लास्ट टर्म है। उसी तरह से सम ऑफ इवन टर्म, इवन टर्म्स कौन से होंगे, तो इसमें जो नहीं आए हैं वो वाले हो जाएंगे, मतलब A2 A4 + so on, लास्ट में कौन आएगा। तो आप देखो लास्ट टर्म ये था, इससे पहले वाला 2n है ना, तो A2n इवन होगा। अगर आपको नहीं पता, उसी तरह से आप n रिप्लेस कर दो ना, पता चल जाएगा वो इवन होने वाला है। तो ये इवन का लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक टर्म आता है 2n+1, वो तो ऑड हो चुका है, तो ये इवन का लास्ट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ, तो हम सम का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला, n/2 a + l। ठीक है, अब हम देखो ये होता है n/2। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स n+1 टर्म्स है, n+1/2 a + l। फर्स्ट टर्म है a1 और लास्ट टर्म है a2n+1। ठीक है, अब भैया लेकिन यहाँ पे n+1 टर्म्स कैसे आ गए, मतलब ये टोटल n+1 टर्म्स, ये कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये तो बात है। तो आप क्या करो, आप देखो आपको सफिक्स का देखना है बस, ऊपर में तो a है ना, तो सफिक्स को आप देखो 1 3 so on 2n+1 जा रहा है ना, कुछ इस तरह से जा रहा है। हम काउंट कैसे करेंगे, ऐसे ही काउंट करेंगे ना, 1 2, ऐसे रहता, 1 2 3 4, ऐसे काउंट कर लेते। लेकिन यहाँ पे पैटर्न कैसा बन रहा है, 1 3, मतलब 2 2 के गैप का, मतलब गैप है। तो आप उसको एक साइड लिख लो, 1 3 2n+1, इस तरह से है। अब हम देखना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या करूँ, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो ना। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। लास्ट टर्म आपके पास है 2n+1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे n' बोल दो ना, इसका नंबर ऑफ टर्म्स n' बोल दो, खत्म हो जाएगा ना। तो फर्स्ट टर्म में a, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, तो ये 1 से 1 कैंसल, ये 2 से ये 2 कैंसल, तो क्या हो गया, n = n' - 1। हमें n' क्या बता रहा है, इंट, मतलब ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब ये सीक्वेंस में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ये बता रहा है।
तो एन डैश हो जाएगा, इसको उधर लिया तो n+1। तो अब देख लो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, n+1, खत्म हो चुका है। ठीक है, n+1/2 a1 क्या होता है, a होता है, प्लस a2n+1 क्या हो जाएगा। आप n के जगह यहाँ पे 2n+1 रिप्लेस कर लो, आप कंपेयर करो, a के जगह क्या आ जाएगा 2n+1 आ जाने वाला है। तो यहाँ पे रिप्लेस करो 2n+1, तो ये हो जाएगा a2n+1 विच इज इक्वल टू a, n के जगह रिप्लेस किया 2n+1 -1d, ये 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया 2nd, तो हो जाएगा a+2nd। तो फाइनली क्या हो जाएगा n+1/2 a+a 2a प्लस nd 2nd, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n+1 a+nd। ठीक है, तो इन सारों का सम जो है वो कुछ इसके इक्वल आने वाला है। अब देखो नेक्स्ट, सम ऑफ इवन टर्म्स, मतलब इस सीक्वेंस, इस सीरीज का सम क्या आएगा, कैसे पता करेंगे, सेम है, फॉर्मूला लगा दो एसएन का। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a+l। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये निकालना आसान है। अब देखो 2n है ना, और डिफरेंस कितना का 2 है, तो 2n/2 ऐसा भी कर सकते हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा n, तो ये हो गया n/2। ठीक है, कैसे करा, अब देखो लास्ट टर्म क्या है 2n है, कितने का डिफरेंस जा रहा है, 2 का डिफरेंस जा रहा है, कैसे चेक करा 4 - 2 2, तो 2 का डिफरेंस था तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। और फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा a2 प्लस लास्ट टर्म a2n, ये हो गया n/2 a2 मतलब अब यहाँ पे कंपेयर कर लो ना, n कितना n2 हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो a+d प्लस a2n मतलब a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2n - 1। अब देखो कंपेयर करोगे, n की जगह क्या आएगा 2n आएगा यहाँ पर, तो 2n - 1 हो जाने वाला है, तो a2n - 1d, a प्लस a2a प्लस में d दोनों में कॉमन करोगे तो 2n - 1 और ये +1d, तो फाइनली 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो n हो गया a+nd। ठीक है, a+nd। बाकी का आप यहाँ पे देख लो, आपको क्या रेशियो निकालना था, सम ऑफ ऑड टर्म्स अपॉन में सम ऑफ इवन टर्म्स, इसी का ना रेशियो बताना था हमें। तो ऑड टर्म तक का सम है n+1 a+nd, और अपॉन में ये है n+a+nd, तो a+nd से a+nd खत्म, n+1/n, यही प्रूव करना था, खत्म हो चुका, प्रूफ हो चुका है हमारा। ठीक है, देख लो आप एक बार। लेकिन भैया हमने यहाँ पे तो डिवाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करा, इसलिए नहीं करा ना क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती। यहाँ पर था 2n+1 और डिफरेंस था 2 का, 2n+1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बात नहीं बन पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम कम्प्लीटली। ठीक है, हम क्या कर लेंगे n+1/2 हो जाएगा, n+1/2 हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस केस में मैं ऐसा नहीं करा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28 है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री and the common difference is 5. Find the number of sides of a polygon of the polygon. अब देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि मतलब कोई सा भी पॉलीगॉन है, बेसिकली यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना मुश्किल है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसलिए हम थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं हमारे पास ना क्वाड्रिलेटरल है एक पॉलीगॉन, ठीक है। इसके जो एंगल्स है ना, इस एंगल जो है, ये एंगल जो है वो एपी में है। क्या है? एपी में। बेसिकली यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। हम बस चीज़ों को समझने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि चले पॉलीगॉन है और कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है हमें। द इंटीरियर ऑफ एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आ रहा है पी, अगर कुछ ये पॉलीगॉन है तो इसके जो इंटीरियर एंगल है ना, ये वाले एंगल, ये वाले, ये क्या है? एपी में, ठीक है। क्या है? एपी में है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, इनमें से सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री का है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, और इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। आप देखो ये वाला एंगल क्या हो गया होगा, 125 डिग्री हो गया होगा, ये वाला एंगल 130 डिग्री, ये वाला एंगल 135 एपी में है ना, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि फर्स्ट टर्म में 120 डिग्री दे रखा है और कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो हमें एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप वो देखो। तो अब देखो हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, वी हैव गिवन इन यूजुअल नोटेशन, इन यूजुअल नोटेशन मतलब जो जिसमें ए हमें दे रखा है 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट एंगल मतलब सबसे छोटा एंगल, तो सबसे पहला आया होगा ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप देखो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है। 5 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है ना, ठीक है। तो अगर किस अब एपी अगर हम ऐसा ले 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 क्या एक पॉजिटिव है ना, तो अब देखो इंक्रीज कर रहा है ना एपी, तो इसका जो इस इनमें से सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है 2, और देखो 2 फर्स्ट में आया है, 2 फर्स्ट टर्म है इसका, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कॉमन डिफरेंस -1 वाला एपी लिया होता ना, जैसे ऐसा कुछ लिया होता 9 8 7 6 5 सो ऑन, तो आप देखो इसका स्मॉलेस्ट, अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -1 है, नेगेटिव है, तो इसलिए ये जो एपी है ना वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि स्मॉलेस्ट जो है वो वही फर्स्ट में आएगा, नहीं, जो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो फर्स्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? D5 है ना, क्या पॉजिटिव है, मतलब एपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो सब स्मॉलेस्ट एंगल मतलब सबसे छोटा एंगल ये है, तो मतलब ये पहले आएगा, सबसे पहला यही आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा क्यों ये ए है, ठीक है। अब देखो हमें निकालना एन है, हमारे पास सिर्फ ए और डी दे रखा है, ना तो लास्ट टर्म दे रखा है और ना ही सम दे रखा है। अगर लास्ट टर्म या सम दे रखा होता तो हम जरूर बता पाते, लेकिन कैसे बताएंगे अब इस केस में, तो भी हमें देखना होगा। तो आप देखो अगर हम nth टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म तो हमें कैसे भी नहीं पता चल पाएगा। लास्ट टर्म हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास ए रहता, डी रहता, एन रहता, तो हम लास्ट टर्म बता सकते थे, लेकिन हमारे पास तो एन ही नहीं है और ना ही लास्ट टर्म है, मतलब उस वाले फॉर्मूला में हम नहीं जाने वाले। अगर वहाँ पे जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो किस में जाएंगे भैया? तो सम वाले पे चलते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, ठीक है। और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 × 180 डिग्री,
यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स को बताता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। तो आप देखो बेसिकली हमें ये भी एक सम है। आप एक सम ने हमने जो शुरू छोटी क्लासों में पढ़ा है और एक सम यहाँ से निकालेंगे, दोनों सम को इक्वेट कर लेंगे, एन आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या कहा। एक सम हम एपी से निकालने वाले हैं, एक सम जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, तो दोनों सम ही है ना यार, तो दोनों सम को अगर हम इक्वेट कर लेंगे तो हमारा एन आ जाएगा ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जैसे देखो इस ये क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है। अच्छा, अगर हम इसको एपी की मदद से निकाले, ऐसा करें 120 डिग्री, 125 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 135 डिग्री, ठीक है। ये सब हम चलिए एपी से निकालते हैं, 120 डिग्री प्लस में 135 डिग्री, n/2 कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, 4/2। तो कुछ इस तरह से हम एपी का फॉर्मूला लगाया और निकाला। और एक इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे, 2 माइनस सॉरी n4 है, नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो 4 माइनस 2। तो दोनों से सम अलग अलग तो नहीं आएगा ना, इससे भी हम सम निकाल सकते हैं, इससे भी सम निकाल सकते हैं, दोनों का सम भी सेम आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए एक सम हम एपी से निकालेंगे, एक सम हम बचपन में पढ़े थे, तो दोनों सम ही है ना, तो दोनों इक्वल ही आने चाहिए, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो इससे हम n निकाल पाएंगे आसानी से, ये हमारा 120 है। तो फाइनली आप देख रहे हो ये इक्वेशन n में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर एक वेरिएबल हो तो हम निकाल सकते हैं, एक अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो और एक इक्वेशन हो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 180 n माइनस में 360 विच इज इक्वल टू n/2। ये हो गया 240 प्लस 5n माइनस 5। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, 180 इंटू 2 360 माइनस 360 इंटू 2 720 विच इज इक्वल टू n 240 प्लस 5 माइनस करोगे 35 5n, ठीक है। मल्टीप्लाई करो आप, ये हो गया 360n माइनस 720 विच इज इक्वल टू 235n प्लस 5n स्क्वायर। इन सारे को इधर लेकर आ जाओ, 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस में 720 इक्वल टू 0। 5n स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से 125n हो जाएगा प्लस 720 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 5 को हम यहाँ पे डिवाइड कर दो, 5 यहाँ से कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, 5 को कॉमन करके उस साइड शिफ्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा n स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 25n और ये हो जाएगा 144। आप चेक कर लेना, यही बनेगा। अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 44n स्क्वायर। अब हम माइनस 25n को ऐसा ब्रेक करो ना आप कि इन दोनों का प्रोडक्ट 144n स्क्वायर है, तो कैसे ब्रेक करोगे सोचो। 72 तो नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, 144, हाँ ये हो जाएगा। आप देखो माइनस 25n को लिख सकते हो ना, माइनस 16n माइनस 9n, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वही बनने वाला है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस 25n की जगह लिख दो आप माइनस 69 माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। इन दोनों में n कॉमन है, n कॉमन कर लो, n माइनस 16, इन दोनों में माइनस 9 कॉमन है, मतलब माइनस 9 कॉमन करो, ये बचेगा n माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो ये हो जाएगा n माइनस 16, इन दोनों में से n माइनस 16 कॉमन करना, n माइनस 16 आ जाएगा कॉमन, तो पीछे बच जाएगा n माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इक्वल टू 16 हो जाएगा
और यहाँ से n इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 16 हो जाएगा और n इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों चेक करना पड़ेगा इस केस में। अब देखो अगर एक नेगेटिव आ जाता है या एक फ्रैक्शन में आ जाता है, एक को हम नेगलेक्ट कर देते तो दूसरा इसलिए आंसर हो जाता। लेकिन जब दो वैल्यूज आ जाए, दोनों में से कोई भी फ्रैक्शन और नेगेटिव में नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? तो हम चेक ऐसे करेंगे ना, इसमें n रिप्लेस करेंगे। अब आप एक बार सम निकालो, n इक्वल टू 16 की मदद से सम निकालो। तो s 16 निकालो तो ये हो जाएगा 16/2, 2a, a है 120 डिग्री प्लस 16 माइनस 1 d है 5। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 240 और 15 इंटू कितना, ये 16 माइनस 1 15 इंटू दिस 75। तो 8 इंटू 240 प्लस में 75, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 315। 8 इंटू 315 क्या हो जाएगा? सॉल्व करो आप एक बार। तो 40 का 0, फिर 8 2 2 25 20 हो जाएगा। और आप देखो ना, सम क्या होता है, मतलब कोई भी पॉलीगॉन का सम जो होता है वो 180 डिग्री का मल्टीपल होता है। 1 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हो, 2 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हो, 3 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हो। जो भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री का मल्टीपल होता है। मतलब 180 डिग्री इंटू में समथिंग इंटीजर। ठीक है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 180 डिग्री ना इसको डिवाइड कर सकता है। अब देखो 360 180 से डिविजिबल होता है, 540 180 से डिविजिबल होता है, क्या 252 180 से डिविजिबल है? तो आप चेक करना, नहीं होने वाला है। 250 180 से ज़्यादा डिविजिबल नहीं होने वाला है। 18 के टेबल में ये आएगा क्या? चेक कर लेते हैं ना। 18 से डिविजिबल करो तो ये 72 तो आता है ना। तो ये तो डिविजिबल है, मतलब ऐसे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 9 भी फिर से डिविजिबल हो जाएगा। एक मिनट, और कुछ सोचना पड़ेगा, सोचता हूँ मैं। आप देखो एक बार, ऐसे तो नहीं हम हटा पाएंगे, लेकिन आप एक बार n16 है ना, तो लास्ट टर्म निकालो। तो लास्ट टर्म हो जाएगा a16 और ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो ये हो जाएगा ए है 120 डिग्री प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू में क्या 5, तो ये हो गया 120 प्लस ये हो गया 16 माइनस 1 15 इंटू 5, तो ये हो गया 120 प्लस 75, तो ये हो गया 195। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि किसी भी पॉलीगॉन का ना जो एक एंगल होता है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी पॉलीगॉन का एंगल 180 डिग्री से बड़ा थोड़ी हो सकता है, या 180 डिग्री भी नहीं हो सकता। तो ये तो गलत है, ये तो 180 डिग्री से बड़ा हो चुका है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए n नहीं हो पाएगा, तो n ये हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 9। अब चेक करना n, आप लास्ट
n 9 अगर लास्ट टर्म निकालोगे n को 9 लेके तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, 180 डिग्री से छोटा ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आप देख लो एक बार।